वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग, यानी एक बर्फ़ानी शाम में जंगलात में रुकना। यानी पोइट ये कहना चाहता है एक मुसाफिर है जो कि शाम के वक्त एक ऐसी जगह रुका हुआ है जहाँ उसके इर्द गिर्द महज जंगलात ही जंगलात हैं और उस वक़्त बर्फ़बारी भी हो रही है। ये पोएम 1922 में लिखी गई और 1923 में न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में पब्लिश हुई। ये पोएम 4 क्वार्टेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्टेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 4 क्वार्टेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से ये पोएम टोटल 16 लाइंस पर कंसिस्टेड है। अब हम आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की जानिब। पोएट कहता है हुज़ वुड्स दीज आर, ये किसके जंगलात हैं। आई थिंक, मेरा ख़्याल है। आई नो, कि मैं जानता हूँ। मेरा ख़्याल है कि मैं इस बात से बाखबर हूँ, मैं इस बात से आशना हूँ, मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ, मैं इस बात से आगाह हूँ कि ये जंगलात किसके हैं, इन जंगलात का मालिक कौन है। हिज़ हाउस, यानी इन जंगलात का जो मालिक है उसका घर इज़ इन द विलेज, उसका घर इसी गांव में मौजूद है। दो अगरचे, यानी अगरचे इस जंगल के मालिक का घर इसी गांव में मौजूद है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, और वो मुझे नहीं देखेगा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। अगरचे वो जो मालिक है उसका घर साथ ही एक गांव में वाक़ है, लेकिन चूँकि शाम का वक्त है और इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई है, इसलिए वो ये देखने नहीं आएगा कि उसके जंगलात में कौन क़याम पज़ीर है। इसलिए अगर मैं यहाँ रुक भी जाऊँ तो मेरे रुकने का उसे इल्म नहीं होगा। टू वॉच हिज़ वुड्स, वो रात के वक्त अपने जंगलात को देखने भी नहीं आएगा। फिल अप विद स्नो, के उसके जंगलात किस तरह से बर्फ़ से भरे हुए हैं, यानी बर्फ़ ने उसके जंगलात को चूँकि ढाँप दिया है, इसलिए बर्फ़बारी के डर से वो यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए उसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि मैं उसी के जंगलात में आज रात क़याम पज़ीर हूँ। माई लिटल हॉर्स, यानी मेरा जो छोटा सा घोड़ा है, यानी जो मेरा पोनी है, मस्ट थिंक इट क्वियर, उसे ये बात बहुत अजीब लगेगी, उसे ये सोचना भी अजीब लगेगा। टू स्टॉप, कि यहाँ रुका जाए। विदाउट आ फार्म हाउस नियर, ऐसी जगह पर जबकि यहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है, यानी खेतों में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ क़याम किया जाए। यानी ट्रैवलर ये चाहता है कि वो इन जंगलात में किसी दरख्त के नीचे पनाह ले ले, अगरचे यहाँ पर बाकायदा कोई फार्म हाउस नहीं है जहाँ वो स्टे कर सके। राइडर को तो ये बात मुनासिब लगती है, लेकिन जो उसका छोटा घोड़ा है उसके लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि बाकायदा किसी पनाह गाह के बगैर यहाँ क़याम किया जाए। बिटवीन द वुड्स, जंगलात, एंड फ्रोज़न लेक, और इस जमी हुई मुजमद झील के दरमियान, यानी जंगलात और इस मुजमद झील के दरमियान अगर बग़ैर किसी फार्म हाउस के रुका जाए तो ये बात उस राइडर को, उस घुड़सवार को, उस मुसाफिर या ट्रैवलर को तो गवारा है, लेकिन उसके घोड़े को ये बात सोचना भी बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि जो उसका घोड़ा है वो हमेशा फार्म हाउस में ही क़याम पज़ीर होने का आदी है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इस साल की सबसे ज़्यादा तारीक तरीन शाम के दौरान, यानी ये उस साल की सबसे ज़्यादा तारीक तरीन रात है, और जमी हुई मुजमद झील और जंगलात के दरमियान में किसी फार्म हाउस के बग़ैर क़याम पज़ीर होना, ये बात उस मुसाफिर को तो गवारा है, लेकिन उसके छोटे घोड़े को ये सोचना भी बहुत अजीब लगेगा। ही से मुराद है उसका जो घोड़ा है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स, वो अपने जो साजो सामान के साथ घंटियाँ लगी हुई हैं उन्हें आशेक हिलाता है। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई मसला तो नहीं हो गया। ये बात पूछने के लिए वो घोड़ा जो है उसके ऊपर जो साजो सामान लोहे का लगा है उसकी घंटियों को बजाकर ये दरियाफ़्त करता है कि कोई काम गलत तो नहीं हो गया, क्या तमाम काम बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, उस घोड़े की जो घंटियाँ बज रही हैं उसके साजो सामान की, उसके अलावा सिर्फ़ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो किस चीज़ की आवाज़ है। द स्वीप ऑफ ईजी विंड, उस हवा की जो कि बड़ी आसानी से हर चीज़ को साफ़ करती हुई चल रही है।
एंड डाउनी फ्लेक, और जो बर्फ़ के गोले नीचे गिर रहे हैं उनकी आवाज़ है। यानी उस वक़्त सिर्फ़ 3 चीज़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक तो उसके घोड़े का जो साजो सामान था, उसके साथ लगी हुई घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो इसलिए बजा रहा था, वो दरियाफ़्त करना चाहता था कि यहाँ पर कोई मसला तो नहीं चल रहा। और दूसरी आवाज़ उस हवा की थी जो कि चल रही थी, और तीसरी जो आवाज़ थी वो बर्फ़ के गोलों के गिरने की थी। द वुड्स आर लवली, ये जंगलात बहुत खूबसूरत हैं। डार्क, लेकिन ये तारीक, एंड डीप, और बहुत गहरे हैं। ये जंगलात खूबसूरत हैं लेकिन दूसरी जानिब ये तारीक और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने अपने वादे को निभाना है, मैंने अपना वादा पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले कई मील का फ़ासला तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले बहुत से मील तय करने हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि स्लीप जो है ये मेटाफर है डेथ का, कि इंसान जब किसी बात का पुख्ता इरादा कर लेता है, जब वो डिटरमिन कर लेता है कि मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो वो अपनी डेथ से पहले तमाम अपने वादों को, तमाम डिटर्मिनेशन को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करता है, और रास्ते में आने वाली रुकावटों को वो मलहूज़े ख़ातर नहीं रखता, और ना ही आने वाली जो आसाइशें और सहूलतें हैं उसकी वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करता है, बल्कि वो मंजिल तक पहुँचने तक अपनी मंजिल की जानिब हमेशा रवां दवां रहता है। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम का मीटर। इस पोएम में आइम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है राइम स्कीम। इसके चारों स्टेंजाज की राइम स्कीम डिफरेंट है। जैसा कि फ़र्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है A, यानी फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नो, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है दो, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्नो। नो, दो और स्नो। जबकि थर्ड लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड है देयर, वो किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है B, यानी इसकी फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइंस अगेन आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्वियर, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है नियर, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ईयर। नेक्स्ट है C, यानी अगेन फ़र्स्ट, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि शेक, मिस्टेक, फ्लेक। उसके बाद लास्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है D, यानी चारों लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि डीप, कीप, स्लीप। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं एंजम्मेंट की जानिब। इस पोएम की अगर हम लाइन नंबर 5, 6 और 7 को देखें तो ये तीनों लाइंस रन ऑन लाइन हैं, यानी इनमें एंजम्मेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि लाइन नंबर 5 में पॉइंट कहता है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो इस बात को सोचना भी अजीब समझेगा। अब किस बात को सोचना, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 6 में बयान करता है टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि किसी नज़दीकी फार्म हाउस के बगैर रुकने को भी अजीब समझेगा। अब किस जगह पर फार्म हाउस नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 7 में बयान करता है बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, यानी उस फ्रोज़न लेक और जंगलात के दरमियान। अब वो टाइम कौन सा है, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 8 में बयान करता है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इस साल की सबसे तारीक रात में। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में हीज़ और हाउस, ये दोनों वर्ड्स इच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में सी, स्टॉपिंग। लाइन नंबर 4 में वॉच, वुड्स, विद। लाइन नंबर 5 में माई, मस्ट। लाइन नंबर 13 में डार्क, डीप। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना।
जैसा कि लाइन नंबर 1 में whose, woods और these, इन तीनों वर्ड्स में एस लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में must, it। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में इन हीज़ विलेज, इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में हीज़ फिल विद। इस पोइम की लाइन नंबर 15 और 16 सेम है जैसा कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी मुझे सोने से पहले बहुत से मीलों का फासला तय करना है। यहाँ स्लीप जो है ये डेथ का मेटाफर है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करते हों, यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 11 में ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक, यानी वो अपने साजो सामान की घंटियों को हिलाता था और उससे एक आवाज़ पैदा होती थी। इसके बाद इस पोएम में बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं जैसा कि वुड्स, विलेज, स्नो, लिटिल हॉर्स, फार्म हाउस, फ्रोज़न लेक, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, हार्नेस बेल्स, डाउनी फ्लेक। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर किसी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड्स यूज़ किए जाएं तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में इन हीज़, लाइन नंबर 4 में हीज़ फिल विद। नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। इसका मतलब है दो ऑपोजिट आइडियाज़ को बयान करना। जैसा कि पोइट एक तरफ तो कहता है कि वो जंगल जो है बहुत ज़्यादा लवली है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा बल्कि मैं अपने सफ़र को जारी रखूँगा क्योंकि मैंने अपने वादे को निभाना है और मैंने सोने से पहले अपने बहुत से मीलों का फासला तय करना है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है दो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि अपेरेंटली तो एक दूसरे से डिफरेंट हों, लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाकर देखें तो इन दोनों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी ज़रूर हो। जैसा कि इस पोएम की लाइन नंबर 13 में लवली, डार्क एंड डीप के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, यानी एक तरफ तो वो लवली का वर्ड यूज़ करता है और दूसरी तरफ वो डार्क का वर्ड यूज़ कर रहा है। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें डिटर्मिनेशन ही का जिक्र किया गया है कि जब इंसान किसी मंजिल पर पहुंचने को डिटर्मिन कर ले तो रास्ते में जितनी भी तकालीफ़ और मुश्किलात आएँ इंसान उनको मलहूज़ ख़ातर नहीं रखता और जो ज़िंदगी में आसाइशें और सहूलियात आ जाएँ उसे इंसान आर्जी तसव्वुर करते हुए आगे गुजर जाता है। इस पोएम में जिन लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र किया गया है इन तमाम को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स ए वीडियो पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोएम्स को समझने के लिए इसी चैनल पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।